नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 अगस्त 2020 आज की सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हेडलाइंस एडिटोरियल आपको मिल चुका है। उसके अलावा की चीजें मैं बताऊंगा, दोनों में इंटरमिक्सिंग मैं नहीं करूंगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियोस कैसी लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है अभी, और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो पीएम केयर्स फंड है इसको ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस इश्यू को मैं पहले आपको उठा चुका हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरटीआई फाइल हुई थी। उस आरटीआई में क्या क्या जवाब गया है। पहले तो पीएमओ ने बोला कि वी आर नॉट पब्लिक अथॉरिटी। फिर आरटीआई एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस को इन्वोक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने बोला कि अगर हम पीएम केयर्स फंड की इंफॉर्मेशन आपको देंगे तो हम डिस्प्रोपोर्शनेटली अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम पीएम केयर्स की इंफॉर्मेशन आपको दे नहीं सकते। तो गवर्नमेंट की तरफ से, पीएमओ की तरफ से पीएम केयर्स फंड की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है लोगों के पास। पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, पीएम केयर्स फंड के पैसे को किस तरीके से कोविड 19 के इलाज में लगाया गया, कोविड 19 से लड़ने के लिए लगाया गया। खासकर इन सब चीजों पर बहस तब शुरू हुई थी जब माइग्रेंट क्राइसिस बहुत जोर पकड़ रही थी दोस्तों। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में तो केस जाना ही था, और जब सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया इससे काफी लोग नाराज हैं। जो सिविल सोसाइटी है, जो एनजीओस हैं, जो इनलाइटेंड इंडिविजुअल्स हैं हमारे देश के, वो बहुत नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए, चूंकि ये जो पीएम केयर्स फंड है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए इसकी ऑडिट की जरूरत नहीं। कैग इसका ऑडिट नहीं कर सकता। अब यहां पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो आपको समझना पड़ेगा पीएम केयर्स फंड, एक आपको समझना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, और एक आपको समझना पड़ेगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, जो कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बना है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है, ये जो एनडीआरएफ वाला फंड है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनडीआरएफ का ऑडिट कैग कर सकता है। एक चीज बताइए आपको। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिट कैग नहीं करता है, उसी तरीके से पीएम केयर्स फंड का ऑडिट कैग नहीं करेगा। जब यह पूछा गया कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट कैग क्यों नहीं कर सकता है, तो यह बोला गया कि देखिए, पीएम केयर्स फंड में जो भी पैसा आया है उसको कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिला है। बजटरी सपोर्ट क्या होता है? हर साल सरकार बजट पेश करती है, बजट में सरकार बताती है कि भाई इतना पैसा यहां खत्म करेंगे, इतना पैसा यहां खत्म करेंगे, इतना यहां। वो पैसा सरकार के पास आता कहां से? वो हम लोग देते हैं एज अ टैक्स। तो हम जो पैसा टैक्स में देते हैं, सबको किस तरीके से खत्म करना है ये सरकार डिसाइड करती है। तो पीएम केयर्स फंड में जो पैसा पड़ा है वो किसी बजट से नहीं आया, वो मेरे और आपके जैसे लोगों ने दिल खोल के दिया था जब कोविड 19 का पैंडेमिक फैला। जरूरतमंद लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए जिन लोगों के पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसा थी, दिए। मैंने भी दिया, आप में से बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग और मैं भी ये जानना चाहते हैं कि पैसा कहां खत्म हुआ, खासकर माइग्रेंट क्राइसिस के बाद वो पता चल नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात तो ये बोली कि भाई कैग ऑडिट नहीं कर सकता, कैग इज नॉट ऑडिटिंग। क्यों? क्योंकि कैग टैक्स पेयर्स के मनी को ऑडिट करता है, और ये टैक्स पेयर्स का मनी नहीं है, ये दिस इज बेसिकली बजटरी सपोर्ट के बाहर है। ये लोगों ने वॉलंटरली को इस पैसे को पीएम केयर्स फंड में मांगा है, किसी की जेब से जबरदस्ती छीना नहीं गया था ये पैसा, पहली चीज। तो वर्डिक्ट कुछ ऐसा है, पीएम केयर्स फंड इज अ वॉलंटरी फंड रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट necessitated due to emergent situation born out of COVID-19 pandemic. Okay. That it is not open for the petitioner to question the government on the wisdom to create PM CARES fund. जो petitioner है वो क्या बोल रहा था कि देखिए, ये जो पीएम केयर्स फंड में पैसा गया है ये अलग से जाने की जरूरत ही क्या थी। एक काम करिए, ये जो पीएम केयर्स फंड का पैसा है इसको आप नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में ट्रांसफर कर दो, और फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से हम लोग कोविड 19 के लिए लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप ये जो सवाल पूछ रहे हो ना पीएम केयर्स फंड से, आपका सवाल पूछना गलत है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में, पीएम केयर्स फंड में जो पैसा है उसको डालना जरूरी नहीं है। क्यों डालना जरूरी नहीं है? क्योंकि देखिए, हम लोग, वी एज एन इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री, हम लोग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी पैसा दे सकते हैं, हम लोग पीएम केयर्स फंड में भी पैसा दे सकते हैं, हम लोग दोनों जगह पैसा दे सकते हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि हमको पीएम केयर्स में देना है और एनडीआरएफ में हम पैसा नहीं दे सकते। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का निकल गया था ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वॉलंटरीली गया हुआ है पैसा, इसलिए इसके कैग ऑडिट की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं कि पीएम केयर से पैसा निकाल के एनडीआरएफ को दिया जाए। जो लोग पैसा देना चाहते हैं कोविड 19 से लड़ने के लिए, वो एनडीआरएफ में भी पैसा दे सकते हैं, और वो आपका पीएम केयर्स में भी पैसा दे सकते हैं। ठीक है। फिर
किसी भी तरीके की कैट ऑडिट की जरूरत नहीं है पीएम केयर्स की। कोई नया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने की जरूरत नहीं है कोविड-19 के लिए। पेटिशनर ने यह भी बोला कि जो पीएम केयर्स फंड इसने ठीक तरीके से काम नहीं किया है, तो आप एक काम करो, पीएम केयर्स के पैसे को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर कर दो और फिर एक नया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई जरूरत नहीं, अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से काम चलाइए, एंड नो रीजन टू ले डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ फॉर कोविड-19। अब ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ का क्या लॉजिक है? देखिए दोस्तों, बात यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 12 में मिनिमम स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रखा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में बता रखा है, कितना मिनिमम शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर और सैनिटेशन देना है उन लोगों को जो कि डिजास्टर से ग्रस्त है। ओके, तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो एक्ट के अंदर बने एनडीआरएफ को पैसा देंगे या पीएम केयर्स को देंगे। अगर आपको एनडीआरएफ देना चाहते हो आप बिल्कुल एनडीआरएफ को देखिए, बट एनडीआरएफ के बेसिस पे आप पीएम केयर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, तो एक चीज तो आपको ये पता चली कि पीएम केयर्स को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट नहीं कर सकता। फिर आपको ये पता चला कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बना है। और क्या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड को कोविड-19 से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं पीपीटी अवेलेबल करा दूंगा, ये जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है आप इसको एक रीडिंग मार सकते हैं। पीएम केयर्स फंड की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजनशिप असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इसको अलग से इसलिए बनाया गया था, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि जब ऑलरेडी एक फंड है तो आप पीएम केयर्स क्यों बना रहे हो? तो देखिए, ये जो कोविड-19 की क्राइसिस थी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमरजेंसी थी, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी, जिसके लिए एक अलग फंड बनाना नेसेसरी समझा सरकार ने। हालांकि जब इस पब्लिक इमरजेंसी से ठीक तरीके से सरकार नहीं लड़ पाई तो सवाल उठने लगे, और सबसे पहले सवाल उठते हैं किस पे? पैसे पे, जो कि पीएम केयर्स में है। अभी इसके आगे बहुत सारी इसमें और डेवलपमेंट भी होगी, तो वो देखेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस में ये चीज आपको मदद करेगी। आगे बात करते हैं। इस आर्टिकल में पता चलेगा कि जो चाइना के साथ हमारे रिश्ते खराब कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी न्यूज है दोस्तों, ज्यादा कुछ इसमें आप दिमाग मत लगाइएगा। एलएसी में टेंशन चल रही है। एलएसी की टेंशन के बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है हमारे देश में और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आता है, कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज जिसमें चाइना भी एक है, खासकर चाइना से ही जो एफडीआई और एफआईआई इंडिया में आ रही थी, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चेक लगा दी एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ऐसा नहीं है कि इसको बैन किया गया, बैन नहीं किया गया, बट ये बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्लियरेंसेस देगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्लियरेंसेस देगा, और वो अलग डिपार्टमेंट्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है जरूरी है वो क्लियरेंसेस देंगे। अब इस इश्यू से पहले ये जो एलएसी पे स्टैंड ऑफ हुआ, इससे पहले ही कुछ चीजें हो चुकी थी, जैसे जीएम इंडिया। अब ये जो जीएम इंडिया है ये यूएस ओन्ड है, ये यूएसए की एंटिटी है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। 17 जनवरी 2020 को जीएम इंडिया के बीच में और चाइना की एक कंट्री है जीडब्ल्यूएम के बीच में, इसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट के चलते क्या कहा गया कि ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, दिस इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब प्लांट, जो कि तालेगांव में है महाराष्ट्र में, इसकी ओनरशिप चली जाएगी इस चाइनीज कंपनी के पास। और फिर इसके अंदर बनाई जाएंगी एसयूवीज और ईवीज। इन एसयूवीज और ईवीज को इंडिया में बेचा जाएगा। ये जो तालेगांव का प्लांट है दोस्तों जीएम इंडिया का, जिसको चाइना की कंपनी खरीद रही थी, ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ऑलरेडी यहाँ पे कारें बन रही थी। ये जो डील थी ये लगभग 700 करोड़ की थी, $94 मिलियन की थी। लेकिन अब चूंकि एफडीआई के क्लियरेंसेस चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, होम मिनिस्ट्री से और अदर लोगों से, तो अभी के लिए ये जो डील है वो पेंडिंग मोड में चली गई है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब की गाइडलाइंस के हिसाब से अभी जीएम इंडिया लीगली चाइनीज कंपनी जीडब्ल्यूएम के पास नहीं गई है। अब इससे एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर चाइनीज कंपनी को इसे ओन नहीं करने दिया गया तो जितने भी लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी। जो भी कार की प्रोडक्शन इस प्लांट में हो रही है वो चली जाएगी। यूएसए बेस्ड जो कंपनीज हैं वो अपने ऑपरेशंस को इंडिया में खोलें इससे पहले डरेंगी। बहुत सारे इसके रेपरकशंस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आगे सरकार क्या करती है तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, बट जस्ट ये एक न्यूज है जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी किस हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन में भी काम आएगा और इकोनॉमी में भी आपको ये चीज काम आएगी। फिर एक और बहुत सेंसिटिव मुद्दा याद, SYL, सतलज यमुना लिंक। सतलज यमुना लिंक को एक बार देख लीजिए दोस्तों। ये बह रही है सतलज और ये बह रही यमुना। यमुना आपको नजर आ रही है हरियाणा में, सतलज आपकी पंजाब के थ्रू बहती हुई आ रही है। अभी के लिए सतलज का जो मैक्सिमम पानी है पंजाब में इस्तेमाल हो रहा है। सतलज यमुना लिंक पे बहुत लंबे समय से बातचीत करी रही है और ये बोला गया है कि 214 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाई जाएगी
जो सतलज से एक्स्ट्रा पानी को लेके यमुना, ये सतलज यमुना लिंक कैनाल में लेके आएगी। तो ये जो पानी सतलज से आएगा, सतलज यमुना लिंक कैनाल के थ्रू, ये हरियाणा की भी मदद करेगा और राजस्थान की मदद करेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये दोनों वाटर डेफिशिएंट स्टेट्स हैं। खासकर हरियाणा की बात कर लो और अगर आप राजस्थान की बात कर लो, यहाँ पे पानी ज्यादा नहीं बरसता है, तो चूंकि यहाँ पे पानी ज्यादा नहीं बरसता है तो यहाँ पे पानी की कमी रहती है। अब यहाँ पे बातचीत हो रही थी ऑनलाइन किसके किसके बीच में, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के बीच में, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के बीच में और यूनियन जनशक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में। इस पे बातचीत चल रही थी, हाँ भाई सतलज यमुना लिंक कैनाल को बनाना है। यहाँ पे जो अमरिंदर सिंह थे, अमरिंदर सिंह का यह कहना है कि देखिए इस कैनाल को चालू करने से पहले पानी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को आप एडवांस में डिसाइड करिए, ठीक है, वाटर शेयरिंग प्रपोजल प्रॉपर तरीके से डिसाइड करिए। पंजाब को पानी मिलना चाहिए। अगर जबरदस्ती में जल्दी में आपने इस कैनाल को एक्टिव कर दिया और पंजाब को पानी नहीं मिला तो पंजाब बर्न करेगा, नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए पंजाब बेस्ड जो सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जिनको पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, सुनने में यह आ रहा है उनको चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, उनको बहुत मौका मिल जाएगा पंजाब के यूथ्स को भटकाने का। देखिए सिख एम्पायर की डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान ग्रुप। ये खालिस्तान ग्रुप कई बार रेफरेंडम्स को पास कराने की कोशिश करता है, कनाडा में, यूके में, यूएसए जैसी कंट्रीज में। इस ग्रुप को एक मौका मिल जाएगा कि पंजाब में जो युद्ध है उनको भड़काया जाए इस बात पे कि देखिए आपके पानी को ये भारत की सरकार छीन रही है, इसलिए आपके लिए रास्ता बस यही बचा है, भारत से अलग हो जाइए। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। इस बात के बारे में अमरिंदर सिंह जी ने याद दिलाया, ठीक है। अमरिंदर सिंह जी ने बोला है कि एक नया ट्राइब्यूनल बनना चाहिए। वो ट्राइब्यूनल ये बताएगा कि हाँ भाई पानी यानी जो सतलज का पानी है वो भाई किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग स्टेट्स के बीच में। यहाँ पे बातचीत हुई है। मनोहर लाल खट्टर जी का ये बोलना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाए, सत्य यमुना लिंक कैनाल बननी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जी तो देखिए बोलेंगे, क्योंकि इस लिंक कैनाल के थ्रू बहुत सारा फ्रेश वाटर हरियाणा में आएगा और हरियाणा एक वाटर डेफिशिएंट स्टेट है, तो वहां पे पानी की जरूरत है, ठीक है। सतलज यमुना लिंक कैनाल को मैं कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो में डिस्कस करूं। यहाँ पे जो रिसेंटली न्यूज आ रही है बस उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं, यूनियन स्टेट्स फंक्शंस रिस्पांसिबिलिटी, इसमें ये चीज कवर होती है। फिर गोदावरी से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है दोस्तों, मानसून के टाइम पे गोदावरी में पानी ज्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो करता है, ओवरफ्लो होने की वजह से फ्लड्स आते हैं। यहाँ पे बस इस न्यूज के उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस आपका ये है कि यूट्यूब पे जाइए, गोदावरी रिवर के साथ मेरा नाम सर्च मारिए, गोदावरी रिवर में कितनी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, उनके ऊपर कितने डैम्स हैं, कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स काम करते हैं गोदावरी नदी पे, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो पे बना रखा है। आप जाके एक बार उस वीडियो को देखिए। बस इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पे लिया है। यहाँ पे मुझे आपको समझाना यह है कि मेन गोदावरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, वर्धा, वेनगंगा, पेन गंगा, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, तो फिर से यहाँ पे रिपोर्ट करने का मतलब है नहीं। आगे चलते हैं। एक और न्यूज निकल के आ रही है नागालैंड से रिलेटेड। आसाम की मिनिस्टर, ठीक है, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर मिले हैं मुवैया से, टी मुवैया से मिले हैं। टी मुवैया एनएससीएन के हेड हैं, दिल्ली में है, दिल्ली में इनकी मीटिंग हुई है और मीटिंग में बातचीत चल रही है कि भाई नागा पीस अकॉर्ड को साइन करना है। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि भाई नागा पीस अकॉर्ड जो साइन करने पे बातचीत चल रही है वो बातचीत ऑलमोस्ट फेल्योर की कंडीशन में बैठ गई है। मतलब एक ऐसे हम लोग फ्रेमवर्क पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जहां पे एक पीसफुल एग्रीमेंट को साइन किया जा सके। एनएससीएन को क्या चाहिए? एनएससीएन को चाहिए ये पूरा का पूरा ग्रेटर नागालिम। ग्रेटर नागालिम चला जाएगा 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में। अब अगर पूरा का पूरा ग्रेटर नागालैंड इनको दे दिया जाए, अभी के लिए नागालैंड कितना है? 16,527 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या कह रहे हैं? 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रेटर नागालैंड है, जिसमें आसाम की भी बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, जिसमें मणिपुर की बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और जिसमें नेबरिंग म्यांमार का भी हिस्सा आता है। तो मतलब इनकी डिमांड्स के मानने के लिए हमको म्यांमार से जंगी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि म्यांमार तो अपनी लैंड हमको देगा नहीं, ठीक है। तो जो भी डिमांड्स हैं इनकी एनएससीएन की, उसके हिसाब से कोई एक सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क नागा पीस अकॉर्ड के लिए सेट हो नहीं पा रहा। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी एक पीस अकॉर्ड साइन हो जाए, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस हमारे सामने, और उस समय पे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हम परेशान हो, ये कोई भी नहीं चाहता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स में आपको ये मदद करेगा, देश की इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात होती है। आगे बात करते हैं नोगो फॉरेस्ट। यहां पे एक वेबिनार हो रहा था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का ट्यूसडे को। इस वेबिनार में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। 2015 से
49 ब्लॉक्स की एलोकेशन हुई है कोल माइनिंग के लिए, और ये बोला गया है कि इन 49 ब्लॉक्स में से 9 नोगो एरियाज थे। नोगो एरियाज क्या थे? देखिए, शुरुआती तौर पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उसने नोगो एरियाज को इसलिए आइडेंटिफाई किया था क्योंकि इन एरियाज में जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो इतना डेंस है कि वो हमारी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बोला गया कि भाई नोगो एरियाज को काटा नहीं जाएगा। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने बहुत सारे नोगो एरियाज में जो कोल रिजर्व्स हैं उनकी माइनिंग की परमिशन दे दी है। ये बोला गया कि 2020 में 41 ब्लॉक्स को रखा गया ऑक्शन के लिए, जिसमें से 21 नोगो एरियाज थे। तो कुल मिला के यहां पे जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में जो बहस हो रही है वो ये क्या बोल रही है कि कोल मिनिस्ट्री के अंदर जो ऑफिशियल्स है ना, वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके रूल्स को ट्वीक कर रहे हैं और कुछ ऐसी कंडीशंस बना रहे हैं जिससे ये जो नोगो फॉरेस्ट थे इनकी माइनिंग की परमिशन दी जा रही है। और ये जो नोगो फॉरेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोलॉजी के लिए। अगर इनको एक्सप्लॉयटेशन के लिए अलाउ कर दिया गया, इनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए, जंगल को काटने के लिए, तो हमारे इन्वायरमेंट को इरिवर्सिबल डैमेज होगा। ज्यादातर कोल रिजर्व हमारे यहां कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। आगे हम देखते हैं इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आफ्टर चाइना। देखिए, दुनिया भर के 90% जो टोटल प्रूवन कोल रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 10 कंट्रीज में। यूएसए के पास सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स हैं, 1/5। चाइना तीसरे नंबर पे आता है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है कोल का। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर और कोल का चाइना के बाद सेकंड नंबर पे। इंडिया कितना कोल प्रोड्यूस करता है? 771 मेट्रिक टन। दुनिया का 7.9% ऑफ द कोल प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ये 2018 का डाटा है। देखा जाए तो दिसंबर 2018 को जो डाटा था उसके हिसाब से दुनिया भर में जो प्रूवन कोल रिजर्व्स हैं उसमें से 9% इंडिया में पाए जाते हैं। ज्यादातर हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहां पे पाए जाते हैं। 70% ऑफ द कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया प्रेजेंट इन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बहुत सारे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व्स आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कंट्री में लिग्नाइट के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ये कुछ आपका लिए डाटा था दोस्तों। सरकार बहुत फोकस मार रही है कि जो कोल प्रोडक्शन है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोल प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों के साथ एसोसिएटेड है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन में आपको मदद करेगा। EIA के अंदर भी ये आ सकता है। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।